रहीम बेटा, आज का हमारा 9th की बायोलॉजी का लेक्चर है अबाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन। मैंने आपको पहले नंबर पे रेस्पिरेशन पढ़ाई, फिर एरोबिक रेस्पिरेशन का सिर्फ नाम और इक्वेशन बताई। उसका पूरा मैकेनिज्म हम नेक्स्ट लेक्चर में एरोबिक मैकेनिज्म का पढ़ने, और एनारोबिक का सिर्फ बताया था कि जब ऑक्सीजन ना हो तो ये हालात होते हैं। याद आया कुछ वो कि सर या तो वो लैक्टिक एसिड बन जाता है या फिर वो अल्कोहल बन जाता है। तो हम ज़रा आज उसको थोड़ा प्रीव्यू में अच्छे तरीके डिटेल से पढ़ लेते हैं। बेटा मैंने एक बात कही थी आपको कि एरोबिक हो या एनारोबिक हो, व्हेन देयर इज इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ, बेटा सारे बोला करो ना, अच्छा लग जाता है। ठीक है, जब ऑक्सीजन ना हो या थोड़ी हो तो फिर क्या होता है कि रेस्पिरेशन तो भाई होनी ही होनी है, क्योंकि फूड से एनर्जी तो लेनी ही लेनी है, अदरवाइज तो फूड को तोड़ा ही नहीं जा सकता है। तो रेस्पिरेशन अगर स्टॉप हो जाए तो बॉडी को एनर्जी कहां से मिलेगी? तो उस मकसद के लिए क्या किया जाता है कि ये जो फूड है उसको एक और तरीके से तोड़ दिया जाता है। जिस तरह वो मैंने पहले बताया था कि उसमें सारी की सारी फूड टूटती है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, ऐसे बताया था ना। लेकिन इस केस में क्या होता है कि पूरी की पूरी फूड के सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं टूटते और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज पर मजबूरी है, करना पड़ेगा। समझ गए ना बात को? तो अब होता क्या है बेटा, पहला जो स्टेप है ना, चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे ना हो, वो सेम है, एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये एमसीक्यू कभी कभी आ जाता है, विच स्टेप इज कॉमन इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो उसे कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, जिसको हम डिटेल में मजीद डिटेल में फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। लेकिन इसके बाद इसका नाम आएगा कल के लेक्चर में, थोड़ी सी डिटेल भी आएगी, और नाम मैं आज भी बता देता हूं, दैट इज ग्लाइकोलिसिस। क्या कहते हैं बेटा? ग्लाइकोलिसिस। और ये आपने इसका नाम पहले पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 6 में एंजाइम्स के अंदर, जब आप एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स की बात कर रहे थे। ठीक है, तो वहां पे आपने कहा था वो एंजाइम्स जो अंदर ही काम करते हैं सेल के, लाइक एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, दे आर कॉल्ड एज इंट्रासेलुलर एंजाइम। तो बेटा जी सबसे पहले ये जो ग्लूकोज शरीफ है, दिस इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। ठीक है, और दिस इज C3H4O3। ठीक है, और ये दो होते हैं, यानी एक ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं ना, C6H12O6, तो उससे ये 3 वाले 2 बन जाते हैं। इस प्रोसेस को बेटा हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, एंड दिस अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, और दिस डज नॉट रिक्वायर एनी अमाउंट ऑफ एनी ऑक्सीजन। सो दिस इज कॉमन इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इट मींस द पायरुविक एसिड दोनों तरह की रेस्पिरेशन में बनेगा। अगर ऑक्सीजन हुई तो क्रेब साइकिल में पूरा तोड़ देंगे, वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर ऑक्सीजन ना हुई तो 2 ऑप्शंस तो मेन हैं, इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं। लेकिन बेटा ये वाली बातें मैंने आपको पहले बताई है कि 10वीं क्लास को पढ़ाई है। हाँ, 10वीं का पिछला फर्मेंटेशन गुजरा है। ठीक है। तो बेटा समझ रहे हैं ना बात को? तो जब ऑक्सीजन पूरी ना हो तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन तो पढ़ाई है ना, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ द फूड आर ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस ऑन एनर्जी। ठीक है, तो ये जो बेटा है ना, ये आगे 2 ऑप्शंस हैं। अगर तो एक तो वो आपको पता लग गया ना कि अगर ऑक्सीजन है, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाए, अगर ये पायरुविक एसिड पूरे का पूरा टूट जाए तो इससे फिर 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 वाटर प्लस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। ये वाले स्टेप को तो हम आज नहीं पढ़ेंगे, ये तो कल है, एरोबिक रेस्पिरेशन पूरा। लेकिन बेटा अगर ऑक्सीजन ना हो तो मैं फिर वो ब्लैक से बना देता हूं। तो अगर इफ देयर इज इन, क्योंकि ये इनसफिशिएंट ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन पूरी नहीं है तो फिर 2 ऑप्शन है, या तो दिस पायरुविक एसिड विल बी कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, जिसको हम कहते हैं एथानॉल या इथाइल अल्कोहल, या C2H5OH। समझ गए? इसको हम कहते हैं CH3CH2OH, ऐसे भी लिखते हैं, जैसे आपका दिल करे लिख ले। प्लस इसके साथ बन जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस थोड़ी सी एनर्जी इसमें से रिलीज हो जाती है जो सेल्स निकालते हैं। बेटा अगर आप गौर करें तो अभी सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड देखो, अभी कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ी हुई है।
इस केस में सारे टूट गए, कोई भी कार्बन हाइड्रोजन के साथ नहीं जुड़ी हुई और मैक्सिमम एनर्जी रिलीज हुई है, उसमें मैक्सिमम एनर्जी नहीं बनती। और ये है अल्कोहल। इसको हम बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा नाम फर्मेंटेशन होता है। क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन इज आल्सो कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। और अगर मैं डिफाइन करूं, मैंने रेस्पिरेशन तो बताया था और इसके अंदर हम कहेंगे ये एरोबिक, बेटा मैं दोनों की डेफिनेशन कर देता हूं। इसके अंदर इनसफिशिएंट और सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, अब मैं पूरी डेफिनेशन आपके सामने लिख भी देता हूं। एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन हम किसे कहते हैं? दिस इज द प्रोसेस इन विच देयर इज इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन of the food due to insufficient supply of oxygen. And अब फिर आप लिखेंगे all the bonds are not broken down and minimum energy is released. This is of two types. एग्जाम्पल दे दीजिएगा। the alcoholic fermentation जिसमें अल्कोहल बनी है, तो यानी आप लिखेंगे पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल, इसको हम क्या कहते हैं? अल्कोहल फर्मेंटेशन। और बेटा एक दूसरी टाइप की फर्मेंटेशन भी है जिसमें यह कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इसको LA फर्मेंटेशन भी कहते हैं और इसको कहते हैं LA फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और इसमें भी प्लस थोड़ी सी एनर्जी ही रिलीज होती है। बेटा समझ आ रही है क्योंकि बस ऊपर से गुजर रहा? मौलवी साहब, हाई साहब, नूर फातिमा, ठीक है जी, चलो सही है, सही है। तो आपको लग गया पता कि इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जब होती है तो देयर आर टू ऑप्शंस, आइदर द पायरुविक एसिड विल बी कन्वर्टेड इनटू, कितना टाइम रह गया? 10 मिनट पड़े हैं, तो 13 मिनट पड़े हैं, क्या मसला है? तो पायरुविक एसिड इज आइदर कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल जिसको हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं, और या फिर इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड जिसको हम लैक्टिक एसिड। पर बेटा आप सवाल में तो सर कब ये होगी और कब? इसके अलावा भी कई सारी हैं, ठीक है ना? सिर्फ ये दो तो मेन है, इसके अलावा एस्परजिलस की मदद से वो बना दिए जाते हैं, दैट इज व्हाट वी से दैट बेसिलस की मदद से एक्रेलिक एसिड बन जाता है, एस्परजिलस की मदद से फॉर्मिक एसिड बन जाता है, सोया सॉस बनाई जाती है, मुख्तलिफ और चीज़ें बनाई जाती हैं। तो बेटा ये दो मेन चीज़ें हैं, ये दो तो हैं। सर ऐसा क्यों कि कौन सी कब होगी, कौन सी कब होगी? बेटा ये ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म, कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म ये काम कर रहा है। फर्ज किया ये जो यीस्ट होती है ना, ये एक फंगस है, तो वो जो है वो जो आटे को खमीर लगाते हैं वो ये करता है एथेनॉल, और मुख्तलिफ एसिड है जो दही, जो बैक्टीरिया है, कुछ बैक्टीरिया हैं जिनको हम कहते हैं, फर्ज किया लैक्टोबैसिलस, ये आप 10वीं जमात में इसका नाम पढ़ेंगे, लैक्टोबैसिलस। ये जो बैक्टीरियम है ये बेटा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करता है, इंसान खुद करते हैं, हम अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो फर्मेंटेशन के बारे में आपको आइडिया हो गया कि इस क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या है, ठीक है? और अगर एरोबिक रेस्पिरेशन आपको बताऊं तो दिस इज द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन व्हिच ऑल द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ द फूड आर ब्रोकन डाउन एंड ड्यू टू कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज। अगर आप देखें तो बेटा अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना तो आप डेफिनेशन ऐसे खुद बना सकते हैं, सही है? कॉन्सेप्ट नहीं पता तो फिर रट्टेबाजी आ जाएगी। इंपॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन में 4 पॉइंट है बेटा, सुन लो आराम से, 4 मिनट लगेंगे। सबसे देखो बेटा याद रखें, दुनिया के ऊपर यानी हम कहेंगे यानी द सप्लाई ऑफ फूड, सप्लाई ऑफ एनर्जी या सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्ली ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। बेटा शुरू में जब ऑक्सीजन नहीं थी इस प्लैनेट के ऊपर, जब ऑक्सीजन नहीं थी, फोटोसिंथेसिस अभी नहीं चला था, तो फिर उस वक्त के ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं थे, यानी वो उस वक्त के ऑर्गेनिज्म जो वो क्या करते थे, वो उनको ऑक्सीजन तो थी नहीं, तो वो ऑक्सीजन की बगैर ही अपनी जो है ना खुराक को फर्मेंटेशन यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन के तरीके से हजम करते थे और उसको यूज करते थे, रेस्पायर करते थे और इस तरीके से एनर्जी लेते थे। तो ये पहला पॉइंट है, ठीक है? दूसरा, आज भी बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया या एनारोब्स, मसलन क्लोस्ट्रीडिया, ठीक है? क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, ये याद रखेंगे आप,
ये वो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से टेटनस होती है। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम बाचुलाइनम और 100 है, क्लोस्ट्रीडिया फिर बेसिलस कुछ और है, कुछ ये जो दही बनाने वाले बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, ये सारे के सारे एनारोबिक है। अगर बर्तन में हवा बहती हो मतलब बर्तन गहरा हो, यानी ये वाले बर्तन में अगर दूध रखेंगे यहां तक तो आसानी से दही जम जाएगा। ये वाले बर्तन में इतना ही दूध रखेंगे, यहां पे हवा होगी, दूध दही नहीं जमेगा सही तरीके से, क्योंकि उसकी प्रॉपर ऑक्सीजन है तो वो फर्मेंटेशन कर ही नहीं सकेंगे। सही है। तो अब आज भी कई बैक्टीरिया ऐसे हैं जो एनारोब्स हैं, दे ओनली लिव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दे कैन नॉट सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। फिर उसके बाद बेटा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम जब भाग रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, बड़ा तेज तेज एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, या हमने किसी को मारा है वो हमारे पीछे भाग, तो उसमें क्या हुआ कि अब हमारे मसल बहुत तेज तेज काम कर रहे होते हैं। जब हमारे मसल बहुत तेज तेज काम कर रहे हैं तो हमारे सांस और ब्लड उतनी सप्लाई ऑक्सीजन की नहीं दे पाता। उस वक्त आवर मसल्स स्विच फ्रॉम एरोबिक रेस्पिरेशन टू लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो हम कहेंगे इन ह्यूमन मसल्स ड्यूरिंग हार्ड एक्सरसाइज। समझ गए? जब हम ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जब हम ज्यादा वर्जिश के दौरान इंसानों के अपने मसल्स भी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करना शुरू हो जाते हैं। और आखिर में बहुत सारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ऐसी हैं बेटा, यानी फूड प्रोडक्ट भी ऐसी हैं, मसलन चीज, CHEE, चीज मेकिंग, वाइन मेकिंग, ठीक है, इन सारी चीजों में, बीवरेजेस, माल्टी ड्रिंक्स, ये सारी चीजें बनाने, पिकल अचार बनाने में, ये सारी चीजें बनाने में भी ये इस्तेमाल होती है फर्मेंटेशन, ब्रेड बनाने में, जूस, ठीक है, मुख्तलिफ, ये किताब में लिखा है। और आखिरी पॉइंट सबसे वो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल लाइक अगर बेटा आप देखें एस्परजिलस, ये एक फंगस है, जब ये करती है फर्मेंटेशन तो उससे सोया सॉस बनाई जाती है। ठीक है। इसी तरह बेटा एस्परजिलस से ही फॉर्मिक एसिड बनाया जाता है, ये दवाइयां बनाने में काम आता है। इस तरह एक और फंगस है, ये मैं आपको एक पेज बताऊंगा 10वीं क्लास के सेकंड लास्ट चैप्टर के अंदर, एक येलो कलर का टेबल है जिसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट 4 लिखे हुए हैं। ठीक है। एक हम कहेंगे फॉर्मिक एसिड, एक्रेलिक एसिड और ग्लिसरॉल और एक और मुझे भूल गया, वो चारों भी आप याद करके आप इंपॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन में यहां लिखेंगे इंडस्ट्रियल वाले खाने में। तो उम्मीद है आपको ये वाला लेक्चर पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए।